नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रीट लेवल 1 का जो पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट जो है उसकी परिवार। उस टॉपिक वो टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें हमने परिवारों के बारे में पढ़ लिया है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, आपसी संबंध पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने सामाजिक बुराइयों में बाल विवाह और बाल श्रम पढ़ चुके हैं हम। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दहेज और चोरी। परिवार जो यूनिट है उसके जो बाकी के जो 2 वीडियो पहले डल चुकी हैं, यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस हैं उसमें से 90% ऑडियंस जो है अनसब्सक्राइब हैं और बाकी 10% ऑडियंस वही हैं केवल जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है @all education planet। ये लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस चैनल का, तो यहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के साथ। शुरू करते हैं हम दहेज और चोरी, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले दहेज क्या होता है। दहेज किस चीज़ को दहेज नाम दिया गया है? वर पक्ष के द्वारा विवाह के अवसर पर लिया गया सामान या धन संपत्ति जिसके लिए कोई आवश्यक शर्त रखी जाती है। यानी कि जब शादी होती है तो वर पक्ष द्वारा किसी आवश्यक शर्त को पूरा करवाया जाता है। उसमें किसी भी धन संपत्ति का, कोई भी धन संपत्ति उसमें हो सकती है, चल या अचल, तो वह दहेज की श्रेणी में आती है। अर्थात वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह के अवसर पर किसी कार्य को करवाने या नहीं करवाने की शर्त पर दी गई अचल संपत्ति दहेज कहलाती है। यह 3 प्रकार से ली जा सकती है। विवाह से पूर्व ली जा सकती है, विवाह के दौरान ली जा सकती है और विवाह के पश्चात ली जा सकती है। विवाह से पहले ली जाने वाली को भी हम दहेज की श्रेणी में रखेंगे। विवाह के अवसर पर दी जाने वाली चल अचल संपत्ति को भी दहेज के रूप में माना जाता है, और विवाह होने के पश्चात जो मांग की जाती है उसको भी दहेज की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान। क्या क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं दहेज के निवारण हेतु? तो सबसे पहले है दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि दहेज से संबंधित सभी दोषी पक्षकारों को 5 वर्ष की सज़ा या 15 वर्ष का आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। यानी कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि शादी के समय यदि दहेज लिया या दिया जाता है तो सभी पक्षकारों को, जो कि इसके पक्षकार हैं, उनको 5 साल की सज़ा और 15 वर्ष का आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। दूसरा है भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान है IPC धारा 498A। IPC की धारा 498A के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि विवाह के बाद, विवाह होते समय ही नहीं, विवाह के बाद भी यदि वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को किसी भी कार्य करने हेतु प्रताड़ित किया जाता है तो उससे संबंधित सभी दोषी पक्षकारों को 3 वर्ष की सज़ा या 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। यानी कि शादी के बाद भी यदि वर पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार से वधू पक्ष को प्रताड़ित किया जाता है या किसी चीज़ की मांग की जाती है, यदि वह दहेज की श्रेणी में आती है या फिर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो उस संबंध में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 3 वर्ष की सज़ा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। उसके बाद धारा 304B। उसके बाद है धारा 304B। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी लड़की के विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत किसी भी प्रकार की असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है और यह बात साबित हो जाती है कि लड़की की मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो ऐसी परिस्थिति में उसे संबंधित सभी दोषी पक्षकारों को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यानी कि इस धारा में यह बताया गया है कि यदि
शादी होने के 7 वर्ष के अंतर्गत वधू की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है और उस समय यह पाया जाता है कि उस मृत्यु का कारण वर पक्ष रहा है या किसी भी प्रकार की मांग या उसको प्रताड़ित किया गया है दहेज के वजह से, तो उस केस में दहेज के लिए यदि प्रताड़ित किया गया यह साबित हो जाता है तो उस केस में दोषी को 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। उसके बाद है धारा 406। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विवाह विच्छेद हो जाने के पश्चात वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को उसके सभी प्रकार की संपत्ति को वापस लौटाया जाएगा। यदि वर पक्ष ऐसा नहीं करता है तो उससे संबंधित सभी दोषी पक्षकारों को 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यानी कि धारा 406 ये कहती है कि यदि पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है तो वर पक्ष जो है उसके द्वारा वधू पक्ष के यहाँ से आया हुआ संपूर्ण सामान उसको वापस लौटाना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करता है तो वर पक्ष को 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2006 को महिला संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, लागू किया गया, जो कि उसका नाम है अधिनियम 2005। यानी कि घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 जो है ये कब लागू हुआ? केंद्र सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू किया गया। और किस लिए किया गया? महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रण करने हेतु घरेलू हिंसा के लिए ये अधिनियम बना हुआ है। तो ये थे दहेज के ऊपर ये टॉपिक था छोटा सा। अब हम पढ़ेंगे चोरी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। चोरी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उसकी इच्छा व सहमति के बिना गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखना चोरी कहलाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी संपत्ति यदि उसकी बिना इच्छा के बिना कानूनी तरीके से अपने पास रखना ही चोरी कहलाता है। इसलिए चोरी को संपत्ति के विरुद्ध अपराध भी कहा जाता है। चोरी को संपत्ति के विरुद्ध अपराध भी कहा जाता है। प्राचीन काल में चोरी करने का उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता था। मतलब पहले जब चोरी की जाती थी तो वो सिर्फ इसलिए की जाती थी क्योंकि व्यक्तियों के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता था, इसलिए वो चोरी का सहारा लेते थे। लेकिन वर्तमान में इसका उद्देश्य जो है वो बदल गया है। जो व्यक्ति है वो चोरी इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, बल्कि वो अपनी विलासिताओं की पूर्ति के लिए चोरी करता है। यानी कि वो एक विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है, इसलिए वह चोरी करने के लिए अग्रसर होता है। वर्तमान में चोरी करने का मुख्य उद्देश्य बदल गया है, इसलिए व्यक्ति अपनी विलासिता का जीवन जीने हेतु चोरी कर रहा है। इसलिए वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी चोरी करना प्रारंभ कर दिया गया है। पहले तो सिर्फ घरों में घुसकर चोरी की जाती थी, आजकल इलेक्ट्रिक साधनों का मतलब हो गया मोबाइल से या लैपटॉप से या बैंक खाते को हैक करके या इस तरीके से भी फ्रॉड हो रहे हैं। भारत में चोरी के संबंध में अलग से कोई भी अधिनियम नहीं बनाया गया है। इसके लिए सभी वैधानिक प्रावधान भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किया गया है एवं चोरी को आपराधिक एवं फौजदारी मामले में शामिल किया गया है। मतलब चोरी के लिए अलग से कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया है। अब चोरी के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा कौन कौन सी धाराएं हैं, प्रमुख धाराओं के बारे में यहाँ बताया गया है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में धारा 378, इसमें चोरी की परिभाषा दी हुई है और वो परिभाषा क्या है? व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे में से उसकी चल संपत्ति को ले लेना चोरी कहलाता है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में धारा 378, एक बेईमान आशय के साथ संपत्ति ले लेना, यानी कि
संपत्ति लेने के साथ लेने का उसका मतलब जो नीयत होती है वो ख़राब रखना, उस संपत्ति के विरुद्ध चोरी की श्रेणी में वो आती है। धारा 378 के अलावा धारा 379 चोरी के लिए दंड, क्या दंड दिया जाएगा इस धारा के अंतर्गत बताया गया है, जो कोई व्यक्ति चोरी करेगा उसे 3 वर्ष की अवधि तक कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 378 में चोरी की परिभाषा दी हुई है। धारा 379 में चोरी के लिए दंड दिया गया है। उसके बाद धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी, यानी कि 380 में जो घर वगैरह में चोरी होती है उसके लिए बताया गया है कि जो भी कोई व्यक्ति मानव निवास के रूप में उसमें प्रयुक्त तंबू, जलियान या किसी आवास में चोरी करेगा उसे 7 वर्ष की अवधि तक कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 380 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति मानव का निवास स्थान जो भी हो सकता है, उसमें घर हो सकता है, तंबू हो सकता है, जलियान हो सकता है, किसी भी प्रकार का आवास हो सकता है, यदि उस आवास में से चोरी करता है तो उसे 7 वर्ष तक की अवधि का क्या है, कारावास या आर्थिक जुर्माना दिया जा सकता है या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। इसके बाद है धारा 381 लिपिक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, जो कोई भी कलर के नौकर होने के नाते अपने मालिक के कब्जे में से, अच्छा यहाँ पे ये यहाँ बंद हो गया है, कब्जे में से किसी संपत्ति की चोरी करता है तो उसे अधिकतम 7 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे धारा 381 में किसी भी नौकर द्वारा अपनी स्वामी के संपत्ति का जो कब्जा किया जाता है उससे संबंधित ये है धारा 381। इसमें बताया गया है कि जब भी कोई नौकर होने के नाते अपने मालिक की किसी भी संपत्ति जो कि मालिक के कब्जे की है उस संपत्ति से चोरी करता है तो उसे अधिकतम 7 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था दहेज और अच्छा और भी है अभी। धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु धारा 382 में ये बताया गया है कि यदि देखो चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है या उसका अहित करता है या फिर उसके चोरी करने से रोकने पर उसकी मृत्यु करने की तैयारी करके अगर वो आया है तो उस प्रकार की ये धारा बनाई है 382। इसमें क्या कहा है कि जो व्यक्ति चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है या उसका अपहित कर देता है या उसका विरोध करने पर उसको मृत्यु का डर दिखाने की तैयारी करके फिर चोरी करता है तो उसे 10 वर्ष के कारावास व जुर्माने द्वारा दंडित किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति को भयभीत करके और फिर यदि कोई चोरी करता है तो उसको 10 वर्ष तक या उस व्यक्ति को चोरी करने के दौरान उस किसी भी व्यक्ति का विरोध करने पर उसकी हत्या कर देता है या चोरी करने के मकसद से ही किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसके विरुद्ध धारा 382 है और उसमें 10 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो ये टॉपिक था चोरी और दहेज से संबंधित, सामाजिक बुराइयों से संबंधित ये टॉपिक अब खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम दुर्व्यसन पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों और इसी प्रकार अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।